नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो मैं आजकल अपने चैनल पर ग्रामीण डाक सेवकों से लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारियां करा रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, डाकघर गाइड भाग 2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी ग्रामीण डाक सेवकों से रिलेटेड सारे एग्जामिनेशनों की तैयारियां कराता रहूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो हम उसको ब्रीफली करेंगे, आराम आराम से करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम आज पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 यानी कि डाकघर गाइड भाग 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ का हम नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। और उसके बाद पत्र डाक पर लागू होने वाले सामान्य विनियम यानी कि रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू लेटर मेल के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र डाक वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित शर्तों के बारे में यानी कि लेटर मेल से संबंधित डिफरेंट कैटेगरी की जो कंडीशंस होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पत्र डाक की विभिन्न विशेष सेवाओं से संबंधित शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि लेटर मेल की जो स्पेशल सर्विसेज होते हैं उनके कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पार्सल डाक सामान्य विनियम मतलब पार्सल डाक के सामान्य नॉर्मल रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मनी ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सीमा शुल्क नियंत्रण यानी कि कस्टम ड्यूटी, कस्टम कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन, निषेध और प्रतिबंध के बारे में चर्चा करेंगे। और हम उसके लास्ट में हम देखेंगे पूछताछ और शिकायतें, इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स के बारे में भी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ना स्टार्ट। जो पोस्टल डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके बारे में हम जानकारी पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो विदेश डाक वस्तुओं में पत्र डाक तथा पार्सल डाक आती है। जो फॉरेन पोस्ट आइटम्स होते हैं उसमें लेटर मेल तथा पार्सल डाक ही आती है। ओनली लेटर मेल एंड पार्सल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर फॉरेन पोस्ट सर्विस। और दूसरे नंबर पर विश्व डाक संघ यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई थी। इसका मुख्यालय बर्न में है। वर्तमान में इसके 192 सदस्य देश हैं। तो दोस्तों इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो विश्व डाक है, विश्व डाक संघ है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपने बताना है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो स्थापना है वो 1874 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है वो जो है बर्न में है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि विश्व डाक संघ यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंडर कितने देश काम करते हैं, के अंडर कितने देश आते हैं। तो 192 देश आते हैं। तो दोस्तों इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एशियाई प्रशांत महासागरीय डाक संघ यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। तो इसके भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। जो एशियाई प्रशांत महासागरीय डाक संघ है, जो कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों उसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है बैंकॉक में। और वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। तो दोस्तों इससे भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे है APPU यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों के साथ पत्र डाक को छोड़ अन्य डाक वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए UPU के करार लागू होंगे। UPU मतलब कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देश हैं उन पर अगर एक दूसरे देशों के साथ अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है पोस्टल आर्टिकल्स को, तो उन पर है
उन पर जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो एग्रीमेंट लागू होंगे। सिवाय पत्र डाको लेटर मेल को छोड़कर यूपीयू के जो रेगुलेशन हैं, जो एग्रीमेंट है वो लगेंगे। पत्र डाक यानी कि लेटर मेल को छोड़कर अन्य वस्तुओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूपीयू के करार लागू होंगे। और अंतर्देशीय विनिमय विदेश डाकों पर भी लागू होते हैं। जो इंटर कंट्री रेगुलेशंस होते हैं वो फॉरेन पोस्ट पर भी लागू होंगे। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे और पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पत्र डाक पर लागू होने वाले सामान्य विनियमों के बारे में। जो लेटर पोस्ट होते हैं उन पर जो नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विदेश डाक में पत्र डाक की श्रेणी में पत्र, पोस्ट कार्ड, पंजीकृत समाचार पत्र, मुद्रित पुस्तकें, छोटे पैकेट, हवाई पत्र तथा नेत्रहीनों के लिए साहित्य मिलते हैं। जो फॉरेन पोस्ट होती है उसमें जो पोस्ट लेटर की श्रेणी में लेटर, पोस्ट कार्ड, पंजीकृत समाचार पत्र यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़लेटर, मुद्रित पुस्तकें, प्रिंटेड बुक्स, छोटे पैकेट, स्मॉल पैकेट, हवाई पत्र यानी कि एयरमेल और नेत्रहीनों के लिए साहित्य मिलते हैं। नेत्रहीनों मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए लिटरेचर मिलते हैं, जो मिलते हैं विदेश डाक लेटर श्रेणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवा के स्थगन की स्थिति में प्रेषक को डाक शुल्क, विशेष शुल्क और हवाई अधिभार वापस किए जाते हैं। अगर आपका जो लेटर है, आपने जो पोस्ट किया है, अगर वो नहीं पहुंचता है, अगर लेट होता है, तो सेंडर को डाक शुल्क यानी कि पोस्ट फीस, विशेष शुल्क यानी कि स्पेशल फीस और अब हवाई अधिभार यानी कि एयर सरचार्ज वापस किए जाते हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा उस सेंडर को डाक शुल्क, विशेष शुल्क और एयर सरचार्ज वापस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिन लिफाफों के सिरों पर रंगीन धारियां हों उन्हें केवल हवाई डाक पत्र के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब जो लिफाफे जिनके सिरों पर रंगीन धारियां होती है उनको केवल हवाई डाक पत्र के लिए ही यूज़ किया जाना चाहिए। हवाई डाक पत्र यानी कि एयर मेल पोस्ट के लिए ही किया जाना चाहिए। आगे है ऐसे लिफाफे जिनमें एक से अधिक पारदर्शी कागज लगाए गए हों विदेश डाक में स्वीकार नहीं किए जाते। मतलब कि ऐसे लिफाफे, ऐसे एनवलप्स जिसमें एक से अधिक ट्रांसपेरेंट कागज़ लगाए जाते हों वो फॉरेन पोस्ट में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। तो आगे है पता स्पष्ट अक्षरों में, रोमन अक्षरों एवं अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए। जो सेंडर है, जो पत्र भेज रहा है विदेश, उसको जो है लेटर में स्पष्ट अक्षरों में, रोमन अक्षरों में पता लिखना चाहिए और अरबी अंकों में अंकित करना चाहिए एड्रेस का जो डिटेल्स हैं। डाक शुल्क की पूर्व अदायगी के लिए बड़े शहरों में कम से कम 500 पैकेट तथा छोटे शहरों में 250 पैकेट एक बार में डाक से भेजने जरूरी हैं। अगर पोस्ट फीस की जो प्री पेमेंट अगर पानी है तो बड़े शहरों को कम से कम 500 पैकेट तथा छोटे शहरों में 250 पैकेट एक बार में डाक से भेजने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला पॉइंट है पंजीकृत डाक पर डाक शुल्क की पूर्व अदायगी के लिए कम से कम 50 वस्तुएं समान वजन और एक जैसी होनी चाहिए। जो रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं उनके पोस्ट फीस पर, जो उनके पोस्ट फीस की जो प्री पेमेंट होती है उसके लिए कम से कम 50 आर्टिकल्स सेम वेट और सेम होने चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए। आगे है गंतव्य देशों में डाक का वितरण उनके आंतरिक कानूनों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा। जो देश हैं जहाँ पर लेटर भेजा गया है, गंतव्य देश हैं, उन पर जो डाक का जो वितरण किया जाएगा, डाक की डिलीवरी की जाएगी, वो उनके आंतरिक कानून इंटर लॉ और रेगुलेशन के अनुसार ही की जाएगी।
उसमें भारत का कोई भी कानून नहीं लगेगा। उस देश के कानून के हिसाब से ही उस जो आर्टिकल को है वो डिलीवर किया जाएगा। आगे है अदत्त शुल्क या अपर्याप्त दत्त शुल्क वाले सरकारी पत्रों पर डाक शुल्क उन्हीं दरों से लगाया जाएगा जिन दरों पर प्राइवेट पत्रों पर लगाया जाता है। मतलब अदत्त शुल्क, आउटस्टैंडिंग फीस या अपर्याप्त दत्त शुल्क या कम फीस वाले सरकारी पत्रों पर डाक शुल्क यानी कि पोस्ट फीस उन्हीं दरों यानी कि उन रेट से लगेगी जिन रेट से प्राइवेट लेटर पर लगते हैं। तो अदद शुल्क यानी कि आउटस्टैंडिंग फीस और कम फीस वाले सरकारी पत्रों पर प्राइवेट पत्रों जैसे ही फीस लगेगी। आगे है डाक का वजन 500 ग्राम से अधिक होने एवं 7 दिन के अंदर प्राप्तकर्ता द्वारा डाक नहीं ली जाती है तो 8वें दिन से माल गोदाम बाहर लिया जाएगा। इसका मतलब है अगर आपकी डाक का जो भार है 500 ग्राम से अधिक है और 7 दिनों के अंदर प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं ली जाती है तो 8वें दिन से वेयर हाउस बर्डन सरचार्ज लिया जाएगा। जो प्राप्तकर्ता है जिसको वो आर्टिकल मिलना है उससे वेयर हाउस बर्डन फीस लिया जाएगा। आगे है पत्र डाक की प्रथम श्रेणी की डाक भारत में हवाई मार्ग से निशुल्क पुनः प्रेषित की जाएगी। जो पोस्ट लेटर की जो फर्स्ट क्लास की डाक होती है अगर वो प्राप्तकर्ता को नहीं प्राप्त होती है तो वो हवाई मार्ग से उसको पुनः हमारे देश ही भेजी जाती है, वापस भारत में भेजी जाती है। तो आगे है भारत से बाहर सेवारत भारतीय सेनाओं के कार्मिकों की डाक भारतीय सेना डाक, एपीएस सेना डाकघर या नौसेना डाक कार्यालय मुंबई के पते पर भेजी जाएगी। अगर जो भारत के बाहर सेवा करते हैं, जो फौजी भारत के बाहर सेवा करते हैं, अगर उनको जो मेल या लेटर प्राप्त नहीं होता है तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो भारत के आर्मी पोस्टल सर्विस के डाकघर में या नौसेना डाकघर में कार्यालय मुंबई के पते पर भेजी जाएगी। तो आगे है सीमा शुल्क लगने योग्य पत्र डाक की वस्तुओं तथा सभी छोटे पैकेटों के साथ C1 और विस्तृत घोषणा फॉर्म C2 CP3 हरे लेवल लगाए जाएंगे जिन वस्तुओं का मूल्य 34 रुपये से कम हो और 3400 रुपये से अधिक वाली मूल्य वाली वस्तु पर C2 CP3 लेवल लगाए जाएंगे। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी फीस लगने पर जो डाक होती है छोटी डाक पैकेटों पर C1 का लेवल लगेगा और जिन वस्तुओं का मूल्य 3400 रुपये से कम होगा उस पर C2 और CP3 हरे लेवल वाला लेवल लगेगा और जिन वस्तुओं का मूल्य 3400 रुपये से अधिक है उन मूल्य वाली वस्तुओं पर C2 और CP3 लेवल लगाए जाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा पत्र डाक पर लागू होने वाले सामान्य विनियमों के बारे में, लेटर पोस्ट पर लागू होने वाले सिंपल रूल एंड रेगुलेशन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पत्र डाक वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित शर्तें। जो लेटर पोस्ट आर्टिकल्स होते हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस से जो रिलेटेड कंडीशंस होते हैं उस पर हम फोकस करेंगे अब इस पार्ट में। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर सीमा शुल्क लगता हो पत्रों में रखने की मनाही है, लेकिन कुछ मामलों में केवल पंजीकृत पत्र में भेजने की अनुमति है। तो ऐसे आर्टिकल जिन पर कस्टम ड्यूटी लगती हो उन पर उनको रजिस्टर्ड आर्टिकल में रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में रजिस्टर्ड आर्टिकल को भेजने की अनुमति है। आगे है पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय दरों से दुगना डाक शुल्क प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा। पत्र का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम होगा। अगर कोई पत्र की निर्धारित कंडीशनों से उलट अलग ढंग से पत्र भेजता है तो इंटरनेशनल रेट के अनुसार उस पर डबल फीस लगेगा। जो प्राप्तकर्ता होगा जो डाक प्राप्त करेगा उससे डबल शुल्क लिया जाएगा
और जो पत्थर का जो अधिकतम वजन होना चाहिए वो 2 किलोग्राम होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आगे है, भूटान, बांग्लादेश तथा नेपाल के अलावा विदेशों को पत्र भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा विदेशों को अगर पत्र भेजने हैं तो इंटरनेशनल लेटर कार्ड की इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। आगे है, भूटान, बांग्लादेश तथा नेपाल के अतिरिक्त विदेश डाक में जवाबी पोस्ट कार्ड सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के अतिरिक्त जो फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज में पोस्ट कार्ड मेल सेवा सर्विस नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। आगे है, जिन पोस्ट कार्डों में शर्तें पूरी ना होती हों उन्हें पत्रों के रूप में माना जाएगा और तदनुसार डाक शुल्क लिया जाएगा। अच्छा, जिन पोस्ट कार्डों में शर्तें पूरी नहीं हो, जिनमें कंडीशंस पूरी नहीं हो, जिन पत्रों में रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, तो उनको पत्र माना जाता है, उन पोस्ट कार्डों को पत्र माना जाता है और उन पर जो है पोस्ट फीस लगाई जाती है। आगे है, पत्र के पिछली तरफ यदि डाक टिकट चिपकाया गया है तो उसे आदत शुल्क माना जाएगा। अगर पत्र के जो पिछली साइड होती है, बैक साइड में अगर टिकटें चिपकाई गई हैं तो उसको जो है प्री पेमेंट माना जाता है, आदत शुल्क माना जाता है। उसकी जो है पेमेंट नहीं ली जाती है क्योंकि वह लेटर प्रीपेड होता है। मुद्रित डाक की विदेश डाक में 2 श्रेणियां हैं, साधारण मुद्रित कागज़ समाचार पत्र। जो प्रिंटेड पोस्ट होती हैं वो फॉरेन में 2 क्लासेस की होती हैं। जो प्रिंटेड पोस्ट होते हैं वो फॉरेन में 2 क्लासेस की होती हैं। एक होती है सिंपल प्रिंटेड पेपर और दूसरा होता है न्यूज़पेपर। शादी के छपे निमंत्रण पत्र के पैकेट मुद्रित डाक माने जाएंगे। जो शादी के छपे हुए निमंत्रण पत्र होते हैं, इनविटेशन कार्ड फॉर मैरिज, उन्हें जो है प्रिंटेड पोस्ट माना जाता है, प्रिंटेड पोस्ट माना जाएगा। नोटिस की संख्या यदि 20 हो तो उन्हें पत्र डाक नहीं माना जाएगा। अगर नोटिस की संख्या 20 होती है तो उन्हें पत्र डाक नहीं माना जाता है। पंजीकृत समाचार पत्र का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम होगा तथा मुद्रित पुस्तिका का वजन 5 किलोग्राम तक हो सकेगा। जो रजिस्टर्ड न्यूज़लेटर होता है उसका जो मैक्सिमम वेट 2 kg होना चाहिए और जो प्रिंटेड बुक होती है उसका जो मैक्सिमम वज़न 5 kg तक हो सकता है, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आगे है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल तथा पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में प्राप्तकर्ताओं को मुद्रित कागज़ के विशेष थैलों के प्रेषण प्राप्ति के लिए थोक थैला प्रणाली शुरू की गई है। श्रीलंका, भूटान और नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में जो प्राप्तकर्ता हैं उनको प्रिंटेड पेपर के लिए विशेष थैले रखे गए हैं प्राप्ति के लिए और भेजने के लिए, जिनको थोक थैला बोला जाता है। थोक थैला प्रणाली शुरू की गई है। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में थोक थैला प्रणाली शुरू की गई है। आगे है, थोक थैला प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक थैला 5 किलोग्राम से कम तथा 30 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं होना चाहिए, उसमें अधिक वजन नहीं होना चाहिए। जो थोक थैला प्रणाली है उसके अंतर्गत थैला जो होता है वो 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और 30 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे है, थोक थैला पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत दोनों डाक से भेजे जा सकते हैं। जो थोक थैले होते हैं वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों पोस्ट के द्वारा भेजे जा सकते हैं। परिमंडल अध्यक्ष जमानत की रकम का निर्धारण 1 माह में देय डाकघर की अनुमानित रकम और एक बार प्रेषण के लिए एक या अधिक डाक थैलों की लागत पर निर्भर करेगा। जो परिमंडल यानी कि सर्कल अध्यक्ष होता है वो जमानत की रकम का निर्धारण 1 महीने में डाकघर की अनुमानित रकम और एक बार प्रेषण के लिए
एक या एक से अधिक डाक थैलों की लागत पर निर्भर करता है कि कितने डाक थैले, कितने थोक डाक थैले इसमें लगे हो, तो उसी हिसाब से वो जमानत की जो रकम है वो निर्धारण करता है सर्कल हेड या सर्कल प्रेसिडेंट। आगे है, प्रत्येक माह 10 तारीख को ग्राहक को बिल भेजा जाएगा जिसका भुगतान अगले 7 दिनों में करना होगा। जो प्रत्येक महीने में 10 तारीख को ग्राहक को बिल भेजा जाता है थोक थैले से प्राप्त जो लेटर्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, और उसका जो भुगतान होता है वो 7 दिनों में करना होता है। थोक थैले ग्राहक को 3 दिन में लौटने होंगे। जो थोक थैले होते हैं वो ग्राहक को 3 दिनों में लौटाने होते हैं पोस्ट ऑफिस को। रजिस्ट्री थैला गुम होने पर डाकघर अधिकतम 1130 का मुआवजा अदा करेगा। अगर रजिस्ट्री थैला गुम हो जाता है तो डाकघर उस पर 1130 रुपये का मुआवजा अदा करता है। आगे है, 500 ग्राम से अधिक वजन के छोटे पैकेट पर वितरण के समय प्राप्तकर्ता को वितरण शुल्क अदा करना जरूरी है। अगर कोई 500 ग्राम से अधिक वजन वाला पैकेट होता है, उसकी डिलीवरी के टाइम जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसको डाक मिल रही होती है, उसको डिलीवरी चार्ज अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे है, अदत्त शुल्क और अपर्याप्त दत्त शुल्क छोटे पैकेट अग्रेषित नहीं किए जाते हैं। जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाले और कम अमाउंट वाले छोटे पैकेट होते हैं उनको आगे नहीं भेजा जाता है, उस डाक को रोक लिया जाता है। ब्लाइंड लिटरेचर अन्य साहित्य का अधिकतम वजन 7 किलोग्राम हो सकता है। जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है, जो कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को लिटरेचर होता है, उसको जो अधिकतम वजन 7 किलोग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर को स्थल मार्ग से भेजने में रजिस्ट्री, पावती पत्र और पूछताछ शुल्क के डाक प्रभार से छूट दी जाएगी। जो ब्लाइंड लिटरेचर होते हैं, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जो साहित्य होते हैं, उनको स्थल मार्ग से भेजने के लिए रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट लेटर और पूछताछ शुल्क से दूर किया जाता है। पूछताछ शुल्क उनसे नहीं लिया जाता है और वो डाक प्रभार से, शुल्क प्रभार से छूट दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। शर्तों का उल्लंघन करने पर पत्र या पार्सल की अंतर्देशीय दर वसूल की जाएगी। अगर किसी लेटर में शर्तों का उल्लंघन होता है, शर्तों से उलट पुलट अगर पत्रों को पेश किया जाता है तो या पार्सलों को भेजा जाता है तो उन पर अंतर्देशीय इंटरनेशनल दर के हिसाब से फीस वसूल की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन के बारे में पढ़ा डाक विभाग के। उसके बाद हमने पत्र, डाक या लेटर पोस्ट पर लागू होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद पत्र, डाक यानी कि लेटर पोस्ट की डिफरेंट कैटेगरी से संबंधित कंडीशंस के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे पत्र, डाक, लेटर पोस्ट की डिफरेंट सर्विसेज से संबंधित शर्तें पढ़ेंगे हम। लेटर पोस्ट की डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड कंडीशंस पढ़ेंगे। तो चलिए, हवाई पत्र का अधिकतम वजन 3 ग्राम होगा। जो हवाई पत्र होता है उसका जो मैक्सिमम वजन होना चाहिए वो 3 ग्राम ही होना चाहिए। हवाई पत्र पर नीला लेबल लगा हो या नीले रंग में पार एवियन छपा होना चाहिए। जो हवाई पत्र होता है उस पर नीला लेबल लगा होना चाहिए और जो नीले रंग में पार एवियन छपा होना चाहिए। आगे है, यदि डाक वस्तु पर प्रेषक का नाम और पता ना हो, ऐसी डाक पर डाक शुल्क की अदायगी कुल अधिभार का कम से कम 75% की गई हो, पत्र पर संयुक्त प्रभार का 50% पोस्ट कार्ड तथा हवाई पत्र पर हो तो इन्हें हवाई डाक से भेजा जाएगा, अन्यथा स्थल मार्ग से। मतलब यदि किसी पोस्ट आर्टिकल पर सेंडर का नाम और एड्रेस ना हो और ऐसी जो पोस्ट पर जो पेमेंट की गई हो वो कुल सरचार्ज का प्रतिशत 75% की गई हो पत्र पर, और पोस्ट कार्ड तथा हवाई पत्र पर कुल पेमेंट 50% की गई हो कुल अधिभार का, कुल प्रभार यानी कि कुल सरचार्ज का, तो इन्हें हवाई डाक से, एयर मेल से भेजा जाएगा, नहीं तो इनको स्थल मार्ग से भेजा जाएगा,
अगर ये कंडीशंस पूरा नहीं करते हैं 75% और 50% की। आगे है, यदि पूर्व अदा किया गया अधिभार कुल डाक भार का 75% से कम हो तो वस्तु को आगे नहीं भेजा जाएगा। मतलब यदि प्रीपेमेंट किया गया सरचार्ज कुल टोटल जो डाक भार होता है उससे 75% से भी कम हो तो उस आर्टिकल को आगे सेंड नहीं किया जाएगा। आगे है, अदत्त शुल्क या अपर्याप्त दत्त शुल्क वस्तुओं की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। अदत्त शुल्क मतलब कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाले आर्टिकल या अपर्याप्त दत्त शुल्क यानी कि कम पेमेंट वाले आर्टिकल को आगे नहीं भेजा जाता है और उनकी रजिस्ट्री नहीं की जाती है। आगे है, वितरण सूचना हेतु पंजीकृत पत्र पर AR एविस दे रिसेप्शन लिखा होना चाहिए। जो डिलीवरी इंफॉर्मेशन के लिए रजिस्टर्ड लेटर होते हैं उस पर AR यानी कि एविस दे रिसेप्शन लिखा होना चाहिए। विदेश पंजीकृत डाक के लिए ₹220 की हानि का भुगतान किया जा सकता है। जो फॉरेन रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं उसके लिए 220 की हानि का भुगतान किया जा सकता है, ये एक प्रोविजन है। आगे है, यदि कोई खोई हुई पंजीकृत वस्तु बाद में मिल जाती है और संबंधित व्यक्ति उसे 3 माह तक नहीं लेता तो वस्तु डाकघर की संपत्ति हो जाएगी। मतलब अगर कोई जो रजिस्टर्ड लेटर है वो खो जाता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है वो खो जाता है और कुछ दिनों बाद मिल जाता है और जो रिलेटेड व्यक्ति होता है वो अगर 3 महीने तक उस रजिस्टर्ड आर्टिकल को नहीं लेता तो वो आर्टिकल डाकघर की एसेट हो जाती है, संपत्ति हो जाती है। आगे है, पत्र डाक की श्रेणियों में से पत्र डाक को ही बीमा कराकर प्रेषित किया जा सकता है। जो लेटर पोस्ट होते हैं उसकी कैटेगरी में लेटर को ही इंश्योर्ड कराकर आगे भेजा जाता है, सेंड किया जाता है। आगे है, समुद्री मार्ग से आयात करने के मामले में प्राप्तकर्ता को सीमा शुल्क समाहर्ता के सामने भारत के कृषि विभाग से प्राप्त लाइसेंस पेश करना होगा। अगर समुद्री मार्ग से लेटर आर्टिकल का आयात करना हो तो प्राप्तकर्ता को कस्टम ड्यूटी कलेक्टर के सामने भारत के कृषि विभाग से प्राप्त लाइसेंस पेश करना होगा। आगे है, किसी व्यक्ति को एक बार में 10 अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन या 30 राष्ट्रमंडल जवाबी कूपन नहीं बेचे जाएंगे। मतलब किसी व्यक्ति को 10 से कम अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन या 30 से कम राष्ट्रमंडल जवाबी कूपन ही बेचे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कूपन नहीं बेचे जा सकते। आगे है, पर्याप्त संख्या में जवाबी कूपन प्रस्तुत करने पर उनका विनिमय हवाई मार्ग से भेजने के लिए 20 ग्राम भार के किसी पत्र की पूर्व अदायगी के लिए किया जा सकता है। अगर पर्याप्त संख्या में जवाबी कूपन प्रस्तुत करते हैं कोई तो उनका जो रूल रेगुलेशन होता है हवाई मार्ग से एयर मेल से भेजने के लिए 20 ग्राम भार के किसी पत्र के जो प्री पेमेंट के लिए किया जा सकता है। चलिए अब पार्सल के बारे में सिंपल रूल्स के बारे में जानते हैं। नेपाल तथा भूटान के लिए भेजे गए पार्सलों की रजिस्ट्री अनिवार्य है, किंतु विदेश डाक में रजिस्ट्री पार्सल जैसी कोई अलग श्रेणी नहीं है। नेपाल और भूटान के लिए जो पार्सल भेजे जाते हैं उनको है रजिस्ट्री करना बहुत ही अनिवार्य है, परंतु जो फॉरेन पोस्ट होती है उसमें रजिस्टर्ड पार्सल जैसी कोई भी अलग कैटेगरी नहीं होती है। फॉरेन पोस्ट में रजिस्टर्ड पार्सल की कोई भी अलग कैटेगरी नहीं होती है। विदेश पार्सल के लिए अधिकतम वजन की सीमा 20 किलोग्राम है। जो विदेश फॉरेन पार्सल्स होते हैं उसका जो अधिकतम मैक्सिमम वेट होता है वो 20 किलोग्राम होना चाहिए। विदेश पार्सलों के साथ 3 प्रतियों में PP फॉर्म में घोषणा होनी चाहिए। यदि ₹50 से कम मूल्य की वस्तु हो और उस पर विदेशी मुद्रा में कोई लेन देन ना हो तो साधारण घोषणा प्राप्त होगी। जो विदेश पार्सल होते हैं उसमें 3
प्रतियों के साथ पीपी फॉर्म में डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। यदि 50 रुपये से कम मूल्य वाली वस्तु हो तो और उस पर विदेशी मुद्रा में कोई भी लेन देन ना हो तो उसको सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म प्राप्त होगा। आगे है, अंतर्देशीय पार्सल के विपरीत विदेश पार्सल प्रेषक को निःशुल्क नहीं लौटाए जाते हैं। यदि पुनः प्रेषक नहीं चाहते तो पार्सल पर फ्रेंच भाषा में नी पास नेक्स्ट पेडर लिखा होना चाहिए। मतलब इंटरनेशनल जो पार्सल होते हैं उसके विपरीत जो फॉरेन पार्सल होते हैं वो सेंडर को निःशुल्क नहीं लौटाए जाते हैं, उन पर चार्ज लगता है। अगर पुनः जो सेंडर है वो नहीं चाहता है पुनः पार्सल तो उस पर फ्रेंच भाषा में ने पास नेक्स्ट पेडर लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो सेंडर है वो पुनः उस आर्टिकल को नहीं चाहता है तो उस पर फ्रेंच भाषा में ने पास नेक्स्ट पेडर लिखा होना चाहिए। आगे है, 7 दिन तक पार्सल प्राप्त नहीं करने पर न्यून डाक पर भी 8वें दिन से माल गोदाम भार लिया जाएगा। अगर 7 दिन तक जो सेंडर से जो भेजा गया पार्सल वो प्राप्तकर्ता को प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है, नहीं पाता है तो उस पर 8वें दिन से जो वेयर हाउस बर्डन चार्ज है वो लगाया जाएगा। आगे है, बीमा पार्सल के पुनः प्रेषण पर नया बीमा शुल्क लगाया जाएगा। जो इंश्योर्ड पार्सल होते हैं अगर उनको दोबारा भेजा जाता है, दोबारा प्रेषित किया जाता है तो उन पर जो नया बीमा शुल्क यानी कि नया इंश्योरेंस फीस लगाई जाती है। कनाडा के अतिरिक्त प्रत्येक देश से पार्सल के वितरण की सूचना प्राप्त की जा सकती है। मतलब कनाडा ही एक ऐसा देश है जिससे कि डिलीवरी इंफॉर्मेशन की सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती है, बाकी सभी देशों से डिलीवरी की इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। आगे है, पार्सल वस्तु की सीमा शुल्क तथा अन्य प्रभारों की पूर्व अदायगी की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली फ्रांस दे ड्रोइड्स प्रभाव मुक्त सेवा के नाम से जानी जाती है। न्यूनतम 75% मूल्य पूर्व भुगतान आवश्यक है। जो पार्सल आर्टिकल्स का जो कस्टम ड्यूटी फीस लगती है और जो और चार्जेस लगते हैं उसकी जो प्री पेमेंट होती है उसको इंटरनेशनल प्रणाली में फ्रांस दे ड्रोइड्स या प्रभार मुक्त सेवा के नाम से जाना जाता है। न्यूनतम जो है 75% प्री पेमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे हम मनी ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। डाकघर गाइड भाग 2 में मनी ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। अब बर्मा, भूटान तथा नेपाल के अतिरिक्त अन्य देशों के लिए मनी ऑर्डर सेवा निलंबित है। बर्मा, भूटान और नेपाल को छोड़कर अन्य देशों में मनी ऑर्डर सर्विस सस्पेंडेड है, मतलब नहीं है। साधारण मनी ऑर्डर फॉर्म MO8 होता है। जब मनी ऑर्डर राशि रुपये तथा स्टर्लिंग में लिखी हो तो फॉर्म MO7 और MO9 इस्तेमाल किए जाएंगे। जो सिंपल मनी ऑर्डर फॉर्म होता है वो MO8 होता है। जब मनी ऑर्डर जो राशि होती है उसको रुपये और स्टर्लिंग में लिखी हो तो MO7 और MO9 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, न्यूकेली डोनिया को छोड़कर प्रत्येक देश से मनी ऑर्डर भुगतान सूचना प्राप्त की जा सकती है। न्यू कैलिडोनिया एक ऐसा देश है, उसको छोड़कर प्रत्येक देश से हम मनी ऑर्डर पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं, न्यू कैलिडोनिया देश को छोड़कर। मनी ऑर्डर भुगतान की सूचना के शुल्क की वसूली रसीद पर AP लिखा होगा। जो मनी ऑर्डर पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी उस पर जो चार्ज लगेगा उस रसीद पर AP लिखा होना चाहिए। विदेश मनी ऑर्डर रद्द करने या पाने वाले के पते में परिवर्तन करने के लिए कोई दूसरा कमीशन नहीं लिया जाएगा और रद्द करने पर कमीशन राशि लौटाई नहीं जाएगी। जो फॉरेन मनी ऑर्डर होते हैं अगर उसको रद्द किया जाता है या जो एड्रेस चेंज किया जाता है तो उस पर कोई दूसरा कमीशन नहीं लगता है, लेकिन रद्द करने के उपरांत कमीशन राशि जो कस्टमर को लौटाई नहीं जाती है, कमीशन राशि डाक विभाग रख लेता है।
आगे है जो मनी ऑर्डर रद्द हो जाएं उसका भारत में भुगतान प्राप्ति के 6 वर्ष के बाद नहीं किया जाएगा। जो मनी ऑर्डर रद्द हो जाते हैं उसमें जो उसका भारत में जो भुगतान है, पेमेंट है, वो प्राप्ति के 6 वर्ष के बाद नहीं किया जा सकता है, 6 वर्ष से पहले कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं सीमा शुल्क नियंत्रण के बारे में, यानी कि कस्टम ड्यूटी कंट्रोल के बारे में। सीमा शुल्क विभाग द्वारा रखे जाने वाला नियंत्रण भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन किया जाता है। जो कस्टम ड्यूटी विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है, वो भारत के इंडियन कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 के अधीन किया जाता है। प्राप्तकर्ता के मांगने पर विदेश डाकघर और सभी प्रधान डाकघर अदा किए गए सीमा शुल्क की रसीद जारी कर सकते हैं। अगर प्राप्तकर्ता विदेश डाकघर या प्रधान डाकघर से जो जमा किया हुआ जो कस्टम ड्यूटी है उसकी रसीद मांगता है तो उनको जारी करना होगा। आगे है जिन वस्तुओं पर 50 रुपये से अधिक, कुछ बड़े शहरों में 100 रुपये से अधिक सीमा शुल्क बकाया हो, उनका वितरण डाक खिड़की पर ही किया जाएगा। मतलब जिन वस्तुओं पर 50 रुपये से अधिक कस्टम ड्यूटी हो और कुछ बड़े शहरों में 100 रुपये से अधिक कस्टम ड्यूटी बकाया हो, तो उसका जो डिलीवरी होगी वो डाकघर खिड़की पर ही की जाएगी, उसको फील्ड में डिलीवर नहीं किया जाएगा। आगे है मूल डाकघर को वापस भेजे गए अवितरित पार्सलों का सीमा शुल्क प्रेषक से वसूल किया जाएगा। मूल डाकघर यानी कि जहाँ से जो आर्टिकल जो पार्सल है वो भेजा गया है, वहाँ से अगर दोबारा वापस आता है वहाँ पर, तो जो कस्टम ड्यूटी का जो फीस होगा वो सेंडर से ही वसूल किया जाएगा। चलिए आगे और लास्ट में हम पढ़ते हैं निषेध और प्रतिबंध के बारे में, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में है। अंतर्राष्ट्रीय करारों में दिए गए निषेध 3 प्रकार के होते हैं। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं उसमें 3 प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रोहिबिशंस होती हैं। वस्तुओं की श्रेणी या स्वरूप के संबंध में, आर्टिकल के क्लास और टेक्सचर के संबंध में, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सामान्य प्रकार के निषेध तथा कर्मचारी उपस्कर और अन्य डाक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग प्रकार के जो प्रोहिबिशंस हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें कि कर्मचारियों की सुरक्षा, आर्टिकल की सुरक्षा भी शामिल है। कुछ सामान्य निषेध जिसमें व्यापक सामाजिक उद्देश्य निहित हो, कुछ ऐसे भी प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शन बनाई गई है जिसमें कि कम्युनिटी का जो उद्देश्य है वो निहित होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट में सबसे अंत में पूछताछ और शिकायतें, जो कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में है। विदेश डाक के पत्र और पार्सल के संबंध में शिकायत और पूछताछ जिस दिन वस्तु डाक द्वारा भेजी गई हो उसे अगले दिन से 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत कर देनी चाहिए। अगर जो फॉरेन पोस्ट होती है उसमें आर्टिकल, पार्सल और पोस्ट से संबंधित कोई शिकायत हो, कोई ग्रीवेंस हो, कोई पूछताछ हो, तो वह उस वस्तु जब भेजी जाती है उसके 1 वर्ष के अंदर ही करी जानी चाहिए और उसके बाद जो शिकायत है वो प्रस्तुत नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की ये बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के लिए बनाई गई थी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे आपको कौन सी सब्जेक्ट पर, कौन से मुद्दे पर, कौन से विषय पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।